हेलो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। दोनों दर्पण के लिए सेम होता है, फार्मूला जो होता है वो आपका एक ही होता है, लेकिन दोनों दर्पणों को लेकर के प्रूफ जो है अलग अलग होता है। तो चलिए अब हम सीखेंगे उत्तल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे एक उत्तल दर्पण ले लिया गया है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। पहले प्रतिबिंब बनने के नियम को यहाँ पे देख लेते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मान लेते हैं ये आपका फोकस है और ये इसकी वक्रता केंद्र है, ठीक है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रख दिया जा रहा है, मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखा गया है, क्या, ए बी। तो इसके प्रतिबिंब को देख लिया जाए। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो कोई दो नियम लागू करेंगे। पहला नियम, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। तो इधर पेंट किया हुआ है, तो इधर हमको डॉटेड लाइन से दिखाना होगा कुछ इस प्रकार से। ये आपका डॉटेड लाइन रहेगा, क्यों, क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है, इधर जा नहीं सकता है, लेकिन मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इसी तरीके से जाएगी, टकरा करके इससे दूर जाएगी। पहला नियम क्लियर हो गया, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, टकरा करके फोकस से जाएगी। दूसरे नंबर की बात करें तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, टकरा के अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। अब इधर पेंट किया हुआ है तो इधर पूरा पूरा डॉटेड लाइन कर लेते हैं। दोनों ही परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इधर देखिए दूरी जो है परावर्तन के पश्चात वास्तव में तो कहीं नहीं काट सकती, क्योंकि वास्तव में दूरियां इनके बीच की बढ़ती चली जा रही हैं। तो वास्तव में नहीं काटेंगे तो आभास कर लेते हैं कि दर्पण के उधर एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए आभासी प्रतिबिंब का हम लोग नाम दे लेते हैं ए डैश बी डैश। इस प्रकार से वस्तु ए बी का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना, क्या, ए डैश बी डैश। बाकी दूरियों की बात करें तो यह हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया, और सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब तक की दूरी को v से लिखा जाएगा। ये आपका फोकस है तो फोकस तक की दूरी को f से लिखा जाएगा। और यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र तक की दूरी को किस से लिखा जाएगा, c से लिखा जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट जो है इसका फिगर का हो गया, फिगर का डिस्क्रिप्शन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज की मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो समरूप त्रिभुज ढूंढा जाएगा। इसके प्रूफ के लिए बात करें हम लोग तो समरूप त्रिभुज देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस त्रिभुज का नाम हम लोग बात कर रहे हैं समरूप त्रिभुज ए बी सी व दूसरा समरूप त्रिभुज इसी के समरूप ए डैश बी डैश सी। एक त्रिभुज यहाँ भी है, ए डैश बी डैश सी, ठीक है। कैसे पता चला कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज में देखिए एंगल सिमिलरिटी यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी 90 अंश है और यहाँ पे भी 90 अंश है, और इस त्रिभुज का कोण C और इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण C दोनों के लिए कॉमन है। तो दो एंगल मिला, इसके दो एंगल और इसके भी दो एंगल क्या है, कॉमन है, यानी बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल सिमिलरिटी से यह दोनों ही त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। अब जब समरूप हैं तो इनके समस्त भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, यह नियम होता है। अब उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, ए बी, इसकी एक भुजा ए बी और इसका एक भुजा ले लेते हैं, क्या, ए डैश बी डैश, बराबर इसका आधार ए से लेकर के सी तक, बड़े वाले का आधार ए सी, छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा, ए डैश सी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। पुनः दूसरा ढूंढते हैं, दो पेयर और ढूंढते हैं। पुनः समरूप त्रिभुज, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
इस पे हम लोग अभिलंब खींच लेते हैं, या मान लेते हैं जो बिंदु हमारा M है और इससे मुख्य अक्ष पर अभिलंब खींच लिया जाए N। अब यहाँ पे दो त्रिभुज के फिर जिक्र करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। MNF व दूसरा जो त्रिभुज मिलेगा इसी में छोटा सा बन रहा है A डैश B डैश F, ठीक है। इस त्रिभुज में हम लोग बात करें समरूप त्रिभुज में, तो इस समरूप त्रिभुज में जब आप चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका एक भुजा का अनुपात यानी कि MN और छोटे वाले के एक भुजा का अनुपात रिस्पेक्टिव A डैश B डैश, और इसका आधार क्या है NF, छोटे वाले का क्या है A डैश F। अब यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण 2 बनाने से पहले थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। करेक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे चूँकि MN जो है M से लेकर के N तक की जो दूरी है वो बराबर है किसकी, AB की, तो MN को हटा के हम लोग AB लिख सकते हैं। और अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो, मतलब ये दर्पण जो है वो क्या हो, छोटा हो, तो ये जो अभिलंब हम लोग खींचेंगे वह लगभग यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, मतलब जो N होगा वह लगभग P के पास में होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि N से लेकर के F तक की जो दूरी होगी वह लगभग P से लेकर के F तक की दूरी के बराबर होगी। यानी यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे कि जो NF है वह लगभग बराबर होगा किसके, PF के चाहे FP के, ठीक है। तो यहाँ पे MN को हटा के क्या लिखा जाएगा, AB, A डैश B डैश आप ऐसे ही रहने दीजिए। NF को हटा के क्या लिखा जाएगा, PF अपॉन नीचे आपका हो जाएगा E डैश F। इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 व 2 से दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का RHS बराबर होने का मतलब क्या हो गया, AC अपॉन A डैश C इक्वल होगा NF अपॉन A डैश F के। अब इसी को हम लोग इस फिगर से सेट करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए A से C तक सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, तो A से लेकर के C तक को 2 भागों में बांट दे रहे हैं, एक A से लेकर के P तक, फिर P से लेकर के C तक। यानी AC को हम लोग लिख सकते हैं AP प्लस PC अपॉन A डैश C। A डैश C को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए A डैश C को तो पूरा PC में से इतना माइनस कर लेंगे तो A डैश C बचेगा, यानी PC माइनस यहाँ से यहाँ तक नाप के इतना माइनस कर लीजिए जितना ज़रूरत नहीं है, कितना PA डैश को माइनस कर लेते हैं। P से लेकर के F तक, P से लेकर के F तक तो हम लोग लिख सकते हैं F, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। A डैश F की बात करें, A डैश F का मतलब केवल इतना ही, तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, P से लेकर के F तक को पहले नाप लेते हैं, उसी में से जितना ज़रूरत नहीं है माइनस कर देते हैं। हमको केवल A डैश F चाहिए तो इतना माइनस कर देते हैं, PA डैश माइनस।